नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था का जो ये कोर्स चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके पहले के 5 लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको मज़ा आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। मेरा नाम है रवि यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री एजुकेशन के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे अगस्त प्रस्ताव की, जो 8 अगस्त 1940 को आया था। लेकिन इससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने 1935 का जो अधिनियम है वो पढ़ लिया होगा। उसमें जो भी प्रावधान किए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, उसके बाद ही आप आगे चलिए। ठीक है, अब अगर आपको याद हो 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि भारत के अंदर चुनाव होंगे, तो उस तर्ज पर 1937 में चुनाव करवाए गए थे। भारत में उस समय 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए उनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। हालांकि 8 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस बहुमत में थी और 2 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई हुई थी। इतना तो आपने पढ़ लिया 1937 में। उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 में। ये जो चला था 1945 तक चला था। जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय जो भारत के वायसराय थे ये थे लॉर्ड लिनलिथगो थे, और इन्होंने बिना किसी भारतीय से पूछे ये घोषणा कर दी कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की ओर से जो है हमारे भारतीय भी रहेंगे। भारत है वो भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा और वो इंग्लैंड की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, इंग्लैंड की ओर होगा, ये घोषणा कर दी। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो थी, जो कि 8 प्रांतों में जिनकी सरकार थी, इन्हें गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा भाई साहब, किससे पूछ के आपने ये घोषणा की है? कम से कम किसी से नहीं पूछा तो हमसे तो पूछ लेते, हम तो आपकी सरकार में ही हैं, हम तो भी सरकार का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार में लगा रखा है। यही हुआ ना कि हम सरकार में हैं, ना कोई सलाह मशवरा किया गया, बस आप लोगों ने हम लोग को भारतीयों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। यही बात है। तो इस गुस्से में आकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी 8 की 8 प्रांतों से अपनी सरकार का इस्तीफा दिला दिया। इस बात से खुश हो जाते हैं कौन? मुस्लिम लीग पार्टी वाले, और वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी कहानी तो आपको पहले हमने बता दी, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई। उसके बाद ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी थी ना 1885 में जिसका गठन हुआ था, वो लगभग हर वर्ष अपने अधिवेशन बुलाया करती थी। वो अपने जो अधिवेशन बुलाया करती थी अलग अलग राज्यों में, तो इसी तर्ज पर उन्होंने 1940 में रामगढ़ में अपना अधिवेशन बुलाया कांग्रेस पार्टी ने। ये जो क्षेत्र है झारखंड में है, वर्तमान का जो झारखंड है वहाँ पे ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर जब ये देखिए ये पूरा सम्मेलन बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिवेशन बुलाया, तो यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भाई हम लोगों ने सरकार, प्रांतीय सरकार से इस्तीफा दे दिया है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बड़े बड़े नेताओं ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि हम क्यों ना अंग्रेज़ों के सामने ये प्रस्ताव रखें कि हम उनका वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दे देंगे, उनका हम साथ दे देंगे, लेकिन उन्हें हमारे लिए ये करना होगा कि जिस प्रकार प्रांतों में हमारी सरकार बनाई थी उसी प्रकार उनको केंद्र में हमारी सरकार बनानी होगी। ठीक है, हमारे लिए केंद्र में सरकार सेटअप करनी होगी। तो ये शर्त रख दी किसने? कांग्रेस पार्टी ने अपने इस अधिवेशन में। तो ये जो शर्त रख दी गई, इस शर्त के काउंटर में जो उस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो थे, इन्होंने एक और प्रस्ताव रखा। जो आपका कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में ये बात घोषणा की थी ना, इसी की तर्ज पर वायसराय लॉर्ड लिथगो ने एक प्रस्ताव रखा जो अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। ये लॉर्ड लिथगो है। अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहलाता है, 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव इसे कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में क्या था जो भारतीयों के सामने रखा गया। इसमें पहले कहा गया कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस जो है हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, अर्थात भारत को एक डोमिनियन स्टेटस घोषित किया जाएगा, भारत को एक डोमिनियन स्टेटस जो है दिया जाएगा, या कहा जाए भारत
एक डोमिनियन स्टेट घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये है, मोटे तौर पर ये समझिए कि हम भारतीय अपना शासन तो खुद चलाएंगे, हमारी सरकार होगी, लेकिन मोटे तौर पर हम जो है ब्रिटिश के ही अधीन होंगे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो इंग्लैंड जो है ना, उसी के हम अधीन होंगे। ये है डोमिनियन स्टेटस का मतलब। तो ये हमें बनाने की बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी 1929 से पहले ये मांग करती थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस हमारे लिए हमें घोषित किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी जो मांग करती थी, लेकिन 1929 से पहले, लेकिन 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया था और उसमें ये घोषणा कर दी कि अब हमारा जो मुख्य लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज होगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब समझ रहे हैं क्या? कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे, हमारे ऊपर किसी भी दूसरी शक्ति का जो है हमारे ऊपर कब्जा नहीं होगा, या हम किसी के अधीन नहीं होंगे। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो भी निर्णय लेने होंगे, हम उसके लिए स्वतंत्र होने चाहिए। ये पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के बाद शुरू कर दी थी किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, अब देखिए 1940 में इनको डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है। अब ये कहा गया अगस्त प्रस्ताव में कि युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। जब युद्ध वाले हालात होंगे, युद्ध वाला जो मामला होगा, उसमें सुझाव देने के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, 1935 में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? जो वायसराय थे आपके, उनकी जो कार्यकारिणी में 3 सदस्य तो अंग्रेज थे और 3 सदस्य इंडियंस थे। टोटल 6 सदस्य थे ना। अब इन एग्जीक्यूटिव जो परिषद है, इसमें यह कहा गया कि भारतीय जो प्रतिनिधि हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। देख सकते हैं कि मिट्टी गोली दे रहे हैं एक तरीके से। इसके अलावा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी पहले से ही मांग कर रही थी कि हमारे लिए संविधान बनाने के लिए एक इस प्रकार की सभा का गठन किया जाए जो हमारा संविधान खुद बनाए और हम अपना संविधान अपने हिसाब से बनाएं। तो वही संविधान सभा के गठन की बात इस अगस्त प्रस्ताव में कही गई। तो हम आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बात है इसमें मान ली गई थी। इसके अलावा इस अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो भी कानून बनेंगे, जो भी संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, उस संविधान में कोई भी परिवर्तन जो है ना, अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना नहीं हो सकते हैं। तो एक तरीके से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात इसमें कही गई थी। तो ये अगस्त प्रस्ताव था जिसे खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और मुस्लिम लीग पार्टी ने केवल इस बात का समर्थन किया कि जो अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है ये तो सही है, बाकी किसी भी बात से वो सहमत नहीं थे। जो कांग्रेस थी उनका मेन तो जो बात है यहीं अटक गई, जो डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है। कांग्रेस ने कहा आप बहुत पीछे हैं भाई साहब, हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की हम मांग कर रहे हैं, ये सब डोमिनियन फोमिनियन हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव एक तरीके से फेल हो गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ये है स्टैफर्ड क्रिप्स और ये हैं गांधी जी। क्रिप्स मिशन आता है, कौन भेजता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल भेजते हैं। और जो क्रिप्स मिशन जो है ना, इसे क्रिप्स मिशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जो व्यक्ति आए थे उनका नाम सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, कब आए थे? मार्च 1942 में आए थे। ये थे कौन? ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और मजदूर नेता थे, मतलब मजदूर लोगों के ये नेता थे। तो ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स अपना एक प्रस्ताव लेकर, एक मिशन लेकर भारत में आते हैं। ठीक है, इनकी उस समय शख्सियत इस प्रकार की थी कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें अपना ये दीवाना बना देते थे। इनका पास टैलेंट था, अपनी बातों से फुसला लेते थे लोगों को, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको भेजा। अब इस मिशन का मेन उद्देश्य जो था ना, विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाना, उन्हें बहलाना फुसलाना, उनके लिए थोड़े बहुत उनको जो है मिट्टी गोली देना, लालच देना और उनका द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हासिल करना, इस क्रिप्स मिशन का मेन उद्देश्य था। आपको मालूम है 1942 का क्रिप्स मिशन ऐसे ही नहीं भेजा गया। मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ पूरी कहानी। देखिए, ये आपका जो मैप है, यहाँ पे देखिए जापान है,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तो एक तरफ थे, ठीक है, इंग्लैंड और अमेरिका, सोवियत संघ, चीन जैसे जो राष्ट्र हैं वो एक तरफ थे, और बाकी जर्मनी, जापान जैसे ये देश एक तरफ थे दूसरी तरफ। अब 1942 में इंग्लैंड और जापान एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे पर डायरेक्ट उनका युद्ध हो गया। इसमें हुआ क्या कि जापान के बगल में ही, ये देखिए हमारे भारत के साउथ ईस्ट क्षेत्र में ये जो कई इलाके हैं ना, यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। जैसे भारत उनका एक कहा जाए औपनिवेशिक राज्य है ना, वैसे और भी अन्य क्षेत्र उनके औपनिवेशिक राज्य थे। जैसे उन्होंने भारत पर कब्जा कर रखा था, वैसे कई जगह पर यहाँ पे कब्जा कर रखा था। तो जापान ने किया क्या, इन्हीं इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये फिलीपींस, हांगकांग जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, सिंगापुर जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और रंगून तक ये पहुँच गए। अब इनका जो जापान का अगला टारगेट था वो इंडिया था। यही डर सता रहा था अंग्रेजों को, ब्रिटिश को यही डर सता रहा था। और जो इंग्लैंड के साथ जो इसके मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ये इंग्लैंड पर प्रेशर डाल रही थी, भाई अगला नंबर तो इंडिया का है, अब ये क्या कर रहे हो आप, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम चलाओ कि इंडिया के सारे लोग आपके साथ आ जाएं। क्योंकि आपने देखा कि जो साउथ ईस्ट में जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जापान को सक्सेस इसलिए मिल पाई क्योंकि यहाँ के लोग आपके विरुद्ध थे, इसलिए जापान ने यहाँ पर आसानी से अपना अधिकार कर लिया है। और अगला नंबर इंडिया है, इंडिया अगर आपके हाथ से चला जाएगा तो जापान बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस चक्कर में इंग्लैंड ने क्रिप्स मिशन भेजा था, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, सारी कहानी आपको समझ में आ गई है कि क्यों क्रिप्स मिशन भेजा गया था। अब क्रिप्स मिशन में क्या था, क्रिप्स मिशन में ये कहा गया पहली बात कि विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसमें संविधान सभा में कौन कौन लोग होंगे ये भी अब साफ तौर पर बता दिया। इसमें कहा संविधान सभा में दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो जो भारत में जो प्रांत हैं वहाँ प्रांत से आएंगे, और दूसरा भारत के अंदर जो आपके राजा रजवाड़े हैं, जो देसी रियासतें हैं, वहाँ से लोग आएंगे, ठीक है, देसी रियासतों से लोग आएंगे। अब प्रांत के अंदर जो विधानमंडल है, जो प्रांतीय विधानमंडल है, वहाँ के जो सदस्य हैं ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनेंगे और संविधान सभा में भेजेंगे, ठीक है। प्रांतों की जो विधानमंडल है वो लोग एक तरीके से चुनाव करेंगे, ये वोटर होंगे, विधानमंडल के जो सदस्य होंगे ये वोटर होंगे, और ये जो है ना सदस्यों का चुनाव करके इस संविधान सभा में भेजेंगे, इस संविधान सभा में भेजेंगे। आज की डेट में अगर मैं बताऊं कंपैरिजन के रूप में, जैसे राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है बताइए, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, हम तो चुनाव करते नहीं, हम तो वोट करते नहीं, जो राज्य की विधानसभा है वही चुनाव करती है ना। तो वैसे ही ये मतलब निर्णय किया गया था। इसके अलावा जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों के जो राजा रजवाड़े हैं, राजा है ना, वो अपनी ओर से किसी सदस्य को नॉमिनेट करेंगे और यहाँ पर भेजेंगे, तो ये कहा गया था। इसके अलावा ये भी छूट दी गई थी कि जो भी प्रांत और जो भी देसी रियासत संविधान सभा के बनाए गए संविधान से खुश नहीं है तो वो अपना संविधान अलग बना सकती है, अपना संविधान अलग बना सकती है, ठीक है, और वो अलग हो सकती है। तो देखिए किस प्रकार से क्रिप्स मिशन में कितने भयंकर भयंकर प्रावधान ये लेकर आए थे। एक तो इनकी जान जोखिम में पड़ी थी, हालत इनकी ख़राब थी, ऊपर से ये हमें ही मतलब उल्टे फुल्टे बातें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डोमिनेंट स्टेटस की यहाँ भी बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत और छूट देने की बात की गई थी। लेकिन फ़ायदा क्या, उसको क्रिप्स मिशन को ये भी एक फेल हो गया, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, भारत के लोगों ने इसको ठुकरा दिया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने इस पर एक हास्यपूर्ण टिप्पणी की है, इसको मजाकिया तौर पर एक टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा चेक है जिसका जो डेट है ना वो फिक्स नहीं है, वो आगे की चेक का मतलब आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक जो है वो नष्ट हो चुका है। ये महात्मा गांधी जी की टिप्पणी थी,
ठीक है, क्रिप्स मिशन पर। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये टिप्पणी याद रख लीजिए कि किस मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने ये टिप्पणी की थी। उसके बाद होना क्या था, स्टैफर्ड जो क्रिप्स हैं वो खाली हाथी यहाँ से वापस लौट जाते हैं। इसके बाद समय बीतता जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्ति की ओर था, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ था, अपने अंतिम दौर में था, और अभी भी भारत पर जापान का खतरा बना हुआ था, जापान के अटैक का खतरा बना हुआ था। और इस समय ये जो वेवेल हैं ये वायसराय थे। ये पहले जो है ना, ये भारत के कमांडर इन चीफ थे, बाद में ये वायसराय बने। अब वायसराय बने और ये एक योजना लेकर आए। इस योजना को वेवेल योजना कहा जाता है। ये जो योजना है 14 जून 1945 को लाए, लेकिन उससे पहले की मैं आपको कहानी बताऊं, मार्च के महीने में 1945 मार्च में ये इंग्लैंड गए थे। वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से इन्होंने मुलाकात की और भी अन्य मंत्रियों से मुलाकात की, और भारत के बारे में उन्होंने सलाह मशवरा किया कि भारत के अंदर लोग जो हैं उन्हें किस प्रकार से खुश किया जाए, और द्वितीय विश्व युद्ध जो अंतिम चरण में है इसमें भारतीयों का सहयोग किस प्रकार से लिया जाए, और भारत में जो एक तरीके से संवैधानिक प्रश्न चिन्ह है इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ये बातें उठी। उसके बाद ये 14 जून 1945 को अपना योजना लाते हैं। ये योजना कांग्रेस पार्टी और आपकी मुस्लिम लीग पार्टी और बड़ी बड़ी पार्टियों के समक्ष रखा जाता है। तो इनके सामने रखने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है, वो सम्मेलन कहलाता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में इस वेवेल योजना को रखा जाता है। अब उस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी और मुस्लिम लीग पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी, वो देखने से पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि आखिर वेवेल योजना क्या थी। तो जो ये इंग्लैंड से लेकर आए थे, क्या प्लान था ये, इसमें देखिए सबसे पहले कहा गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है इसमें सारे के सारे सदस्य जो होंगे वो इंडियंस ही होंगे, केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर। इसमें कहा गया टोटल 14 सदस्य होंगे, जिसमें से एक तो वायसराय होंगे, एक कौन होंगे, वायसराय होंगे, और दूसरे आपके कमांडर इन चीफ होंगे। ठीक है, दूसरे आपके कौन होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे। इसके अलावा 12 जो अन्य सदस्य हैं ना वो इंडियंस होंगे। इसके अलावा इसमें कहा गया कार्यकारिणी जो परिषद है इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए 6 हिंदू हैं तो 6 ही मुसलमान होंगे, जितने हिंदू होंगे इतने ही मुसलमान होंगे, ऐसा इसमें बात की गई थी। ठीक है, इसके अलावा ये जानिए कि जो कार्यकारिणी जो परिषद होगी ना, ये जो कार्यकारिणी परिषद है तो 14 लोगों की, ये एक तरीके से अंतरिम राष्ट्रीय सरकार होगी। जैसे सरकार होती है प्रधानमंत्री, बाकी उनके जो मंत्री होते हैं, उस प्रकार से ये बिहेव करेगी। ठीक है, भारत का शासन चलाएगी। और मैं आपको बताऊं एक कहानी, एक ये देखिए यहाँ पर 12 सदस्य तो इंडियंस हैं और एक वायसराय हैं और एक कमांडर इन चीफ हैं। भले ही 12 सदस्य ये कोई कानून पे सहमत हो जाते हैं, अगर वायसराय उस कानून से सहमत नहीं है तो वो 12 के 12 सदस्यों का जो निर्णय है उसको खारिज कर सकते हैं, अर्थात अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये शक्ति दी गई है वायसराय को। लेकिन इस वेवेल योजना में ये वादा किया गया कि जो वायसराय हैं वो अपनी निषेधाधिकार या वीटो पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, ना के बराबर वो इस पावर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कहीं इंडियंस को ये ना लग जाए कि भले ही 12 सदस्य हैं, ये कोई कानून बनाते हैं और वायसराय अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये आश्वासन देने के लिए ये बात जोड़ी गई थी। ये कहा गया था कि युद्ध समाप्ति होने के बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो अपने लिए संविधान बनाएगी। बार बार संविधान सभा की बात ये कर रहे हैं हर योजना में। ठीक है, अब देखते हैं इस वेवेल योजना को जब शिमला सम्मेलन में रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब शिमला सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, अन्य पार्टियों को बुलाया जाता है और वेवेल योजना को रखा जाता है, इसे पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग पार्टी की एक तरीके से आप कह सकते हैं जिद की वजह से ये वेवेल योजना फेल हो जाती है। मुस्लिम लीग पार्टी की जिद क्या थी वो समझते हैं। जैसा कि आपको बताया, एक वायसराय होंगे कार्यकारिणी में, एक चीफ कमिश्नर होंगे और 12 अन्य सदस्य होंगे।
जिसे मान लीजिए 6 हिंदू हैं तो 6 मुस्लिम होंगे। ठीक है। तो मुस्लिम लीग का कहना ये था कि जो 6 मुसलमान हैं ना, ये सारे के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग पार्टी के ही प्रतिनिधि होने चाहिए। समझ पा रहे हैं कि सारे के सारे मुस्लिम लीग के ही प्रतिनिधि होने चाहिए, अन्य किसी पार्टी का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग का कहना था और इस बात का जोरों शोरों से विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इस सांप्रदायिक भावना का बहुत ही तगड़े लेवल पर विरोध किया। उन्होंने कहा है ऐसा थोड़ा ना कि मुसलमान केवल मुस्लिम लीग पार्टी में ही हैं, हमारी पार्टी में भी मुस्लिम लीग मुस्लिम मुस्लिम हैं और कई अन्य जो पार्टियां हैं उसमें भी मुस्लिम हैं, तो सारे के सारे यहाँ मुस्लिम मुस्लिम लीग पार्टी से होंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस जिद के चक्कर में वेवल योजना जो है वो फेल हो जाती है। तो ये है आपका वेवल योजना पूरा कंप्लीट। वेवल योजना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ये अगले चैप्टर में कंप्लीट करने के बाद आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। फिर आप संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान सभा जिसने हमारा खूबसूरत सा संविधान बनाया। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हमसे चैट कीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।